नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत सेलों के बारे में। विद्युत सेल क्या होते हैं, उनकी रचना कैसे होती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे विभवांतर होता है, टर्मिनल वोल्टता होती है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। इनके बारे में आज हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सेल और बैटरी तो देख रखी होगी। क्या करता है वो? हमें एक विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। कुछ सेल ऐसे देखे होंगे जो एक बार इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते, और कुछ सेल ऐसे होते हैं, या अर्थात मैं बोलूं बैटरी ऐसे होती है जो बार बार उनको आप चार्ज कर सकते हो और बार बार इस्तेमाल कर पाते हो। जैसे आपके घर में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी होती है उसको बार बार चार्ज करके आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। गाड़ी में आपकी बैटरी लगी होती है उसको बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और जैसे घड़ी के सेल हो गए, घड़ी के सेल को आप एक बार ही चार्ज कर सकते हो, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के सेल भी होते हैं, क्या क्या टर्म्स होती है वो हम देखेंगे। तो डेफिनेशन के बारे में बोलूं तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। तो विद्युत सेल का सिंपल सा डेफिनेशन है। अब विद्युत सेल बनाया कैसे गया, बना कैसे? बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक था, मतलब जो सबसे इसके पीछे जो चीज थी वो थी इसका केमिकल, रसायन। आवेश जब बहता है तो धारा बहती है, तो रसायन के माध्यम से क्या किया गया, यहां पर आवेशों का प्रवाह करवाया। रसायन के माध्यम से कैसे, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूं बोर्ड पे। इसमें क्या होता है, विद्युत सेल में एक बीकर होता है, ठीक है। दो छड़ें ली जाती है बीकर में, ऐसी दो छड़ें, ठीक है। और इसमें एक द्रव डाला जाता है। जो द्रव होता है उसका नाम है विद्युत अपघट्य। क्या होता है? विद्युत अपघट्य। ये करता क्या है अभी बताता हूं। ये दो अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग पदार्थ की भिन्न भिन्न छड़ें होती हैं। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। डिटेल में हमें जानना नहीं है कि कौन सी रोड है, हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, डिटेल में आपकी केमिस्ट्री में है। ये इसको एक को, ए वाली को यहां डिप किया और बी वाली को यहां पे डिप किया। अब खास बात क्या होती है, ये मटेरियल ऐसे होते हैं कि ये पदार्थ, जो छड़ के पदार्थ है, इस विद्युत अपघट्य के साथ क्या करते आते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कैसे होता है, ये अपघट्य है तो इससे इलेक्ट्रॉन लेता जाता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब ये धनावेशित हो जाएगा, और ये इसको इलेक्ट्रॉन देता जाता है। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देता जाता है तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो ये दो छड़ें हैं, ये धनावेशित हो जाती है और ये ऋणावेशित हो जाती है। इनको इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे धनावेशित होगी तो इसको बोलेंगे धनाग्र। क्या बोलेंगे? धनाग्र। और यहाँ पे इसको, ये ऋणावेशित होगी तो इसको बोलेंगे ऋणाग्र। सिंपल सा कंसेप्ट है। इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या हो गया, धनावेश, इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ऋणावेश, ठीक है। अब भाई साहब क्या होता है, खेल जम गया। खेल कैसे जमा, यहाँ पे उच्च विभव हो जाता है और यहाँ पे निम्न विभव हो जाता है ऋणाग्र के कारण। अब आवेश किधर से किधर को जाएगा, उच्च से निम्न को जाएगा। मतलब धारा किधर से किधर को बहेगी, आवेश तो वैसे जिधर कमी होती है आवेश की उधर भागता है, ठीक है ना। धारा किधर को किधर जाएगी, जो अपन लेते हैं धारा की डायरेक्शन हो जाएगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है ना। हम जो लेते हैं, यदि मैं इन दोनों के बीच में एक लट्टू लगा देता हूं, एक बल्ब लगा देता हूं, वो ग्लो करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? ग्लो करने लग जाएगा। क्यों ग्लो करेगा? यहाँ पे उच्च विभव, यहाँ पे निम्न विभव, धारा किधर से किधर को जाएगी, इधर से इधर को जाएगी,
ठीक है ना। तो ये आपका सेल का निर्माण ऐसे होता है। अब इन सेलों को अलग अलग संयोजन में सेट कर देते हो तो आपको बैटरी मिल जाती है। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट पूरा सेल का। इसकी रचना कैसे होती है, एक बीकर लिया जाता है जिसमें विद्युत अपघट्य डाला जाता है। विद्युत अपघट्य क्या करता है, इन दोनों छड़ों में इसको तो इससे तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये धनाग्र हो जाती है, ये ऋणाग्र हो जाती है। उच्च विभव निम्न विभव, धारा किधर से किधर को जाती है, उच्च से निम्न की ओर, अपन ये मान के चलते हैं। ठीक है, ये आपका रचना हो गई। ठीक है, अब सारा काम केमिकल का ही था ये। अगर ये विद्युत अपघट्य नहीं होता तो यहां पर ये क्रिया नहीं होती, रासायनिक क्रिया नहीं होती, इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम नहीं होता। ठीक है ना, तो ये रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ही इसमें क्या हुआ, धारा का प्रवाह हुआ है। ठीक है, अब ये सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। शुरुआत में जो सेल बने थे वो 100% हम उनमें बार बार केमिकल चेंज करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, केमिकल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई पावर हाउस थे नहीं कि भाई साहब उनको उनमें विद्युत ऊर्जा को संचित मतलब स्टोर कर दिया जाए। ऐसा कुछ था नहीं अपने पास। शुरुआत में तो एक ही कंसेप्ट आया था कि भाई साहब ऐसे ही बार बार इसमें ऋणाग्र और ये धनाग्र, अगर ये अब इससे इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देते, मतलब एक कंडीशन आ जाती है, एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है कि भाई साहब अब मेरे से ज्यादा नहीं हो पाएगा, मैं इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले और दे नहीं सकता। तो क्या करते हैं अपन, इसमें से विद्युत अपघट्य को हटा देते हैं, नया विद्युत अपघट्य इसमें भर देते हैं। अब फिर से वापस से वो रिएक्शन चालू हो जाती है। तो शुरुआती जो सेल थे जिनको हम प्राथमिक सेल बोलते हैं, बार बार उनको चार्ज नहीं किया जा सकता था, अर्थात अगर उसको इस्तेमाल करना था तो बार बार उस विद्युत अपघट्य को हमें बदलना पड़ता था। तो शुरुआती जो हमारे पास सेल निकल के आए उनका नाम था प्राथमिक सेल। क्या था, प्राथमिक सेल। ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते थे और इनको बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता था, या फिर बोलो तो बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसको विद्युत अपघट्य को फेंकना पड़ता था और नया विद्युत अपघट्य इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, ये है प्राथमिक सेल शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे अपनी नॉलेज बढ़ती गई और जैसे जैसे हमारे पास पावर हाउस बनते गए, हमारे पास विद्युत ऊर्जा अलग अलग रूपों में आने लगी, स्टेशन पावर स्टेशन बनने लगे, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमें इस ऊर्जा को इस बैटरी की सहायता से इकट्ठा कर लेना चाहिए। जैसे कंसेप्ट ये था, जैसे ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है तो वैसे ही इसमें विद्युत ऊर्जा के द्वारा ये रासायनिक ऊर्जा जो खत्म हुई थी उसको वापस चार्ज कर दिया जाए और फिर जब हमें जरूरत पड़े वापस इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, इस रासायनिक ऊर्जा को। तो अगला कंसेप्ट आता है द्वितीयक सेल का। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो प्राथमिक और द्वितीयक। पहले वाले चार्ज नहीं हो सकते, दूसरे वाले चार्ज हो सकते हैं। कैसे, अब कंसेप्ट क्या था कि भाई साहब सबसे पहले इसमें क्या किया जाता था, जो विद्युत अपघट्य होता था, वो जो द्रव होता था उसको सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में, उसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित किया जाता था। किसके रूप में एकत्रित किया जाता था, जो विद्युत ऊर्जा, अर्थात यहाँ पे विद्युत सप्लाई कर दी जाती थी। उस विद्युत सप्लाई के कारण ये आपका रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती थी। अब रासायनिक ऊर्जा के कारण जब अपन ने पावर कनेक्शन हटा दिया, अब वापस से जब आपको जरूरत पड़ेगी आप क्या करोगे, जरूरत पड़ना मतलब यहाँ पे लट्टू लगा दो। जब खुला रहेगा तो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जैसे लट्टू लगाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह होने लग जाएगा, तो आपका ये लट्टू जलने लग जाएगा। अब नहीं है जरूरत तो वापस से हटा दो, तो ये तब तक एनर्जी इसमें स्टोर्ड रहती जाएगी। जब चाहो तब इस्तेमाल करते रहो और जब जरूरत नहीं है इन तारों को हटा के अलग कर दो। ठीक है ना, कई बार आपने देखा होगा बहुत लंबे लंबे समय तक बैटरी चल जाती है। ठीक है ना, लेकिन वो भी एक लिमिट होती है, एक्सपायरी तो हर चीज की होती है, रखे रखे चीजें खराब हो जाती है। तो द्वितीयक सेल में बताना चाहूंगा मैं, द्वितीयक सेल में हम सबसे पहले सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित करते हैं, फिर उस रासायनिक ऊर्जा को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेते हैं और ऐसे सेलों को हम बार बार आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक सेल का हमारा कंसेप्ट हो गया। इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, इनको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सकता है विद्युत ऊर्जा में, लेकिन इसमें सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में
कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। ये हो गया हमारे प्राथमिक और द्वितीयक सेल। हमारे पास सेल आगे। अब टर्मिनोलॉजी जो होती है, इनमें जो चीजें इस्तेमाल की जाती है वो एक जैसी होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो अगला जो है हमारा, अच्छा एग्जाम्पल रहेगा ना इसके। एग्जाम्पल पहला जो प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल, प्राथमिक जो सेल है उसके एग्जाम्पल है शुष्क सेल। जो आपके घड़ी का सूखा सेल आता है ना, घड़ी वाला, आपके रिस्ट वॉच का, आपके हाथ की कलाई वाली घड़ी होती है, उसमें जो सेल लगता है, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल्स में, एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होगा लेकलांशी सेल और डेनियल सेल। इनको बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर आपको बार बार इस्तेमाल करना है तो उसके लिक्विड को, अर्थात द्रव को, विद्युत अपघट्य को बदलना पड़ता है, तभी बार बार इस्तेमाल कर पाते हो, वरना नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उनको उसी अपघट्य को बार बार इस्तेमाल करो, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बल्कि से उसको अलग से चार्ज कर लो, नहीं हो पाएगा कि मैं सर इसमें विद्युत ऊर्जा दे देता हूँ ये भी चार्ज हो जाएगा, नहीं होता वो चार्ज, कर मत लेना ऐसा, ठीक है। अगला आता है द्वितीयक। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल का जो एग्जाम्पल है मैं आपको बता देता हूं। एक होता है क्षारीय संचायक सेल, जो आपके इन्वर्टर वगैरह इनकी बैटरी होती है, बार बार चार्ज हो जाती है। और एक होता है लेड, सीसा, सीसा संचायक सेल, अर्थात आपके जो मोबाइल है, मोबाइल की कौन सी बैटरी है, सीसा संचायक बेल क्या, सीसा संचायक सेल, हम उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बैटरी में, आपके मोबाइल की बैटरी में। लेड का इस्तेमाल किया जाता है, बार बार चार्ज करते रहते हो मोबाइल को, जब डिस्चार्ज होता है बार बार चार्ज करते रहते हो, ये कंसेप्ट है उसमें, ठीक है। तो जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, जो आपके मोबाइल की बैटरी है, जो बार बार चार्ज हो जाती है, वो द्वितीयक सेल के अंदर आते हैं। अब हम समझेंगे विद्युत वाहक बल को। किसको समझेंगे? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपके हर सेल में दो चीजें जानने को मिलेगी, एक होगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और बल, और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, विद्युत वाहक बल को जनरली ई या ऐसे वाले ई से डिनोट करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं हम। अब ई से ई को, इसमें इस वाले ई को इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से मैं ऐसा ई इस्तेमाल कर लेता हूं। विद्युत वाहक बल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज, ये तो अंग्रेजी में है, इसे लिखा हिंदी में बस, इसको वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। जनरली ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। क्या है? इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। टर्मिनल वोल्टेज सदैव बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये बदलता रहेगा। ये कैसे बदलता रहता है? ये भाई साहब जैसा लोड रहेगा, जैसा प्रतिरोध रहेगा, वैसे वैसे ये बदलता जाएगा। ज्यादा प्रतिरोध है तो ज्यादा बदलेगा, कम प्रतिरोध है तो कम बदलेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध के अकॉर्डिंग ये बदलता जाता है। इसमें कितना प्रतिरोध लगाओ कोई मतलब नहीं है, ये नहीं बदलता। बदलने का जो काम है वो इसका है। क्लियर है? अब ईएमएफ को कुछ ऐसा मान सकते हो, जैसे आपकी बैटरी चेक करोगे। क्या चेक करोगे? बैटरी चेक करोगे। बैटरी में लिखा आता है 12 वोल्ट की बैटरी है। क्या है? 12 वोल्ट की बैटरी है सर, लेकिन जब उसको वोल्टमीटर से चेक करोगे तो आपको वो कम वोल्ट की नजर आएगी। 9 वोल्ट की चेक कर लेना, 24 वोल्ट की चेक कर लेना, जितने वोल्ट की चेक करनी हो आप कर लेना। उसमें बोला होगा कि 12 वोल्ट की है, लेकिन आती कम है, अर्थात हमको वो टर्मिनल वोल्टेज दिखता है। लेकिन हमारे जो डिब्बे पे कहा जाता है कि सर 12 वोल्ट की बैटरी है, लगा लो, तो वो जो होता है एक तरीके से ईएमएफ ही होता है। क्या होता है?
ईएमएफ, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब जो चेंज होने वाली चीज है ये है, जो मान वहां पे दिखता है आपको वो इसका दिखता है। एग्जैक्ट 12 वोल्ट क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कहीं ना कहीं इन बैटरियों के अंदर आप ये प्राथमिक सेल ले लो या फिर द्वितीयक सेल ले लो, इनके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। वो आंतरिक प्रतिरोध 12 वोल्ट में से कुछ न कुछ विभव को खा जाता है। क्या करता है? कुछ न कुछ विभव को खा जाता है। प्रतिरोध का क्या काम है? विभव को खाने का काम है या धारा को खाने का काम है? वो तो बेटा बेटा खाएगा, कहीं पे भी प्रतिरोध आएगा वो खा जाएगा इसमें से। तो 12 वोल्ट की तो बैटरी बनाई, लेकिन बनाते बनाते उस बैटरी के अंदर ही प्रतिरोध रह गया, ठीक है ना। तो प्रतिरोध रहा, उसके कारण इसमें से कुछ ना कुछ वोल्टेज वो खा जाती है। मैंने कहा ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी बनाई थी, 12 वोल्ट में से कम आता है तो वो हमें यहां पर मिल जाता है। तो एग्जैक्ट तो 12 वोल्ट की नहीं आती है हमारे पास बैटरी, उससे कम की आती है, ठीक है ना। तो वो हमारा फिर हम उसे ईएमएफ के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, जो आएगा वो है ये, ठीक है ना। जो बचा हुआ रह जाएगा ना 12 वोल्ट में से जितना खा लिया है, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। एग्जैक्ट 12 वोल्ट की बैटरी होती है हमारे पास, लेकिन हमें एग्जैक्ट 12 वोल्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब ये तो, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने विभव पढ़ा, ये विभव विभव ही एक तरीके से क्या है, विभव, फिक्स विभव है। अब फिक्स विभव कैसे मिलता है? अपन जब कोई हमारे पास सिद्धांत होता है तो ये सिद्धांत के द्वारा मिली हुई चीज है एक तरीके से, और ये प्रायोगिक चीज है। ये सिद्धांत के द्वारा, ये प्रायोगिक चीज है, प्रायोगिक बदलता रहता है और सिद्धांत फिक्स रहता है एक तरीके से। तो सिद्धांत के अनुसार, या फिर मैं बोलूं परिभाषा के अनुसार, विद्युत वाहक बल क्या होता है? एकांक आवेश को या फिर एकांक आवेश पर विद्युत अपघट्य द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। एकांक, सॉरी आवेश लिखना भूल गया, एकांक आवेश पर विद्युत अपघट्य द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। अर्थात एकांक आवेश क्यू नोट ले लेता हूं, उस पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। अपने पास था ना विभव आया था ना, V = W/Q, वही हो गया ना, और कुछ भी नहीं है। ये सैद्धांतिक बात है एक तरीके से। ईएमएफ क्लियर है? ये बदलता रहेगा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, एक एक चीज मैं बता देता हूं, विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करने के लिए, चेक करने के लिए क्या किया जाता है? जब परिपथ खुला हो, बंद परिपथ नहीं चाहिए हमें। जब बैटरी खुली हो तब जब वोल्टमीटर से चेक करेंगे तो जो वोल्टेज बताएगी वो हम ईएमएफ के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब जब हम लोड अर्थात परिपथ को बंद कर देते हैं, बैटरी को ऐसे मान लो ये बैटरी आपकी, अब इसको पूरे परिपथ में जोड़ देते हैं। एक में होता है खुला परिपथ, ये बैटरी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे चेक कर रहे हो तो आपको ईएमएफ मिलता है, और जब ऐसे चेक करते हो यहाँ पे लोड लगा के वोल्टमीटर से, तब बंद परिपथ हो गया। लोड क्या क्रॉस चेक कर रहे हो, मतलब लोड लगाने के बाद चेक कर रहे हो यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाता है। जो चेंज वोल्टेज आएगा, ईएमएफ तो फिक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे अब उस ईएमएफ से अलग वोल्टेज आ रहा है, उस ईएमएफ से अलग विभव आ रहा है, तो वो आपका हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज। तो ये खुले परिपथ में चेक किया जाता है, ये बंद परिपथ में चेक किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। किसकी बात करते हैं? आंतरिक प्रतिरोध की। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? इसका मेरे को मात्रक वात्रक बताने की जरूरत है क्या? विभव है तो विभव का एक ही होता है, वोल्टेज, और विभव आपकी अदिश राशि है, ठीक है।
आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। मैंने बता भी दिया था आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। जब आप ये सेल बनाते हो, सेल में विद्युत अपघट्य रखते हो, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या सीन होता है, जब भी आप यहां से इसको परिपथ को पूर्ण कर देते हो, ठीक है ना, परिपथ को पूर्ण कर देते हो, तो विद्युत अपघट्य के आयन भी गति करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? विद्युत अपघट्य के आयन भी गति करने लग जाते हैं। और जब ये गति करते हैं, इधर से उधर गति करते हैं, तो इनके आयनों की गति के बीच में विद्युत अपघट्य के अन्य आयन आ जाते हैं, तो उनकी गति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और बाधा जब उत्पन्न होती है, वही हमारा प्रतिरोध होता है, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध होता है। जब आप सर्किट को पूरा कर देते हैं, परिपथ को बंद कर देते हैं, पूरा परिपथ जोड़ देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं या लोड लगा देते हैं, तो धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है तो नीचे भी आयनों का प्रवाह होने लगता है, नीचे को आयन अपघट्य में आयनों का प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण वो अन्य आयनों से टकराने लगता है। और अन्य आयनों से टकराया तो उसके गति में बाधा उत्पन्न हुई, और गति में जो बाधा उत्पन्न हुई वो हमारा आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो गति करेंगे और बाधा उत्पन्न होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ विभव इसके द्वारा खा लिया जाएगा। तो इसी के कारण ये हमें जब भी जो बैटरी मिलती है, उसका विभव एक्चुअल विभव से कम निकल के आता है। 12 वोल्ट की बैटरी लोगे तो आपको 11.45 या 11.6575 कुछ ऐसा का वोल्टेज आपको मिलता है। तो मतलब जो बचा हुआ वोल्टेज किसने खा लिया? इसने खा लिया। इसने ये गति के दौरान बाधा उत्पन्न हुई, उसने खा लिया। ये होता है आंतरिक प्रतिरोध। और डेफिनेशन मोटा मोटी बोलूं तो आपके नोट्स में है ही। सेल के परिपथ में होने पर अंदर विद्युत सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन भी गति करते हैं। इन आयनों के प्रवाह में द्रव के अन्य अणु व आयनों द्वारा बाधा उत्पन्न होती है। इस बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बोलो जय सिया राम। ठीक है, खत्म हो गया काम। और अगली चीज है जो मैंने बता दिया है कि जब भी आप खुले परिपथ में वोल्टमीटर के द्वारा बैटरी को चेक करेंगे, वो ईएमएफ का मान मिलेगा। और जब भी बंद परिपथ में आप टर्मिनल का वोल्टेज चेक करेंगे, तो आपको टर्मिनल वोल्टता मिलेगी। अर्थात टर्मिनल मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का जो ऊपर का पॉइंट होता है, ये ऐसे लगे रहते हैं ना, बैटरी है आपकी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये टर्मिनल होते हैं। अब ये जब आपने यहाँ पे लट्टू लगा रखा है, क्या लगा रखा है? लट्टू लगा रखा है, परिपथ चालू है, अर्थात लट्टू चालू है। जब इसमें ये चेक करोगे वोल्टमीटर के द्वारा, किसके द्वारा? वोल्टमीटर के द्वारा, तो सुई इधर उधर हिलेगी, और सुई हिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज बताएगी, और वो वोल्टेज हमेशा ई से क्या होगा? कम होगा, अर्थात ई का मान ज्यादा होगा। ये तब की कंडीशन है, ई का मान जब तब ज्यादा होता है जब आप इससे करंट ले रहे हो, इससे धारा का प्रवाह ले रहे हो, आवेश ले रहे हो इससे, ठीक है ना। जब ये डिस्चार्ज होती है तब ये ऐसा सीन होता है। जब इसको चार्ज करते हैं तब वोल्टेज टर्मिनल वोल्टता ज्यादा हो जाती है ईएमएफ से। टर्मिनल वोल्टता जब ज्यादा होगी ना, तब ये चार्ज हो पाएगी। सिंपल सी बात है, खाली घड़े को खाली घड़ा नहीं भर सकता, खाली घड़े को कौन भरेगा? भरा हुआ घड़ा भरेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है? हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण ये चार्ज हो पाती है। जब डिस्चार्ज होगी तो V कम हो जाएगा, E ज्यादा रहेगा, और जब चार्जिंग करेंगे तो V ज्यादा हो जाएगा, E कम रहेगा। ठीक है, इसका अगला कंसेप्ट जो है, बता दिया है टर्मिनल वोल्टता। अब कुछ समीकरण है, E का मान कैसे निकालेंगे, V का मान कैसे निकालेंगे, स्मॉल r का मान कैसे निकालेंगे, और I का मान, धारा का मान कैसे निकालेंगे। मैं एक परिपथ बनाता हूं, सेल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? सेल से कनेक्टेड है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इसके दोनों तरफ मैं एक वोल्टमीटर लगा देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। V यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल r ये टर्मिनल्स पे लगाया मैंने, ताकि टर्मिनल वोल्टता मुझे पता चल जाए। और ऑलरेडी मैंने जब खुला परिपथ था तब वहां पे ईएमएफ चेक कर लिया था, मैं मानता हूं इसका ईएमएफ E है, ठीक है। अब मैंने वोल्टमीटर तो लगा दिया।
अब यहाँ पे एक लोड लगा देता हूं क्योंकि बंद प्रतिरोध परिपथ है। अब यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, एम मीटर। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगता है, एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। धारा मानता हूं इधर से इधर को बेरी है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। आई धारा बेरी है, ये आर प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध आर। ये वी वोल्टमीटर है, ए एम मीटर है। क्या है, एक मिनट दोस्तों, एक कॉल आ गया, बस 2 मिनट में करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। अब देखो, कई बार यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल जाती है, वो होती है कुंजी। क्या होती है, कुंजी। अगर ये डॉट लगा हुआ है मतलब कुंजी लगी हुई है, सर्किट कंप्लीट है। जब ये डॉट हट जाता है मतलब सर्किट खुला हुआ है। ये जो कुंजी होती है कुछ ऐसी दिखती है आपके, जब लैब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो साइड से कुछ ऐसी ऐसी दिखेगी, है ऐसी, ठीक है ना। ये गोल से खांचे में फिट हो जाती है, तो ये मेटल से मेटल कनेक्ट होने के बाद में उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, तो मैंने ये लगा दी कुंजी, ठीक है ना। अब आपका क्या है, चालू है, क्या चालू है, परिपथ चालू है, इसमें धारा का प्रभाव हो रहा है। एम मीटर बाह्य प्रतिरोध, धारा, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, एम मीटर जो धारा का प्रवाह मतलब कितने धारा का कितना मान प्रवाहित हो रहा है। ई आपका विद्युत वाहक बल है, आर स्मॉल आर दैट इज आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, और के आपकी कुंजी का काम कर रही है। अब यहां पर मैं जो चीज बताना चाहता हूं उस चीज पे बढ़िया से ध्यान से फोकस करना। इसकी समीकरण कैसे लिख रहे हैं, मैं डिस्चार्जिंग की समीकरण लिख रहा हूं। किसकी, डिस्चार्जिंग की। बैटरी डिस्चार्ज हो रही, डिस्चार्ज होने का मतलब हम इससे धारा ले रहे हैं, इसके विद्युत वाहक बल को खा रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, डिस्चार्जिंग के दौरान मैंने बोला था ई का मान हमेशा वी से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपकी समीकरण कैसी बनेगी, ई बराबर वी माइनस आई स्मॉल आर। क्या बनेगी, सॉरी प्लस होगा, सॉरी वो भावनाओं में बह गया। ई बराबर वी प्लस आई आर स्मॉल आर। अब मैंने बोला ज्यादा होगा, वी से ज्यादा, अर्थात अभी मैं वी के बराबर कर देता हूं, तो ये तो कंडीशन नहीं रही अपनी डिस्चार्ज की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई का मान ज्यादा करना पड़ेगा, अर्थात इधर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, प्लस आई आर। ये आई आर क्या है कि भाई साहब मैं तो 12 वोल्ट ही था, मैं दिखा कितना रहा हूं 11.45, तो बाकी बचा 0.55 किसने खाया, वो मेरे आंतरिक प्रतिरोध ने खाया 0.55। ये वो वाली चीज है, तो दिखाने वाला वोल्टेज ये और खाने वाला ये आंतरिक प्रतिरोध द्वारा, उससे उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको पास क्या आएगा, कुल विद्युत वाहक बल। ये सीन होता है डिस्चार्जिंग के दौरान, समझ में आया ना। ई हमेशा ज्यादा रहेगा वी से, ज्यादा कब रहेगा, जब वी में और थोड़ा सा मान, ये कम है अभी तो इसमें थोड़ा सा मान जोड़ दोगे, थोड़ा सा मान कौन सा, आंतरिक प्रतिरोध द्वारा खाया गया मान, तो आपको ई मिल जाता है। तो ये समीकरण ऐसे बनाओ, ये ऐसे भूलोगे नहीं आप। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस आई आर। अब बोले सर वी का मान क्या होगा, सीधी बात है, आई आर को इधर बोल दो, तो ई माइनस आई आर। क्यों, देख लो वी का मान क्या होगा, छोटा, तो ई में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी तो वी का मान मिलेगा। अगर आपने ई के बराबर ही कर दिया तो फिर ई और वी बराबर हो जाएंगे। तो ई में से अर्थात 12 था, उसमें से कितना कर दिया, 0.55 माइनस कर दिया, तब कितना आया 11.45। मैंने कहा था डिस्चार्जिंग के दौरान वी का मान हमेशा क्या होगा, ई के मान से कम होगा। कम तब हो पाएगा जब आई आर को इसमें से माइनस करेंगे। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये तो है आपका कंप्लीट आंतरिक प्रतिरोध द्वारा खाया गया विभव, और ये एक तरीके से v का मान किससे निकल के आएगा, v इज इक्वल टू होता है आपका I कैपिटल R, अर्थात बाह्य प्रतिरोध द्वारा खाया गया विभव का मान। क्या होता है, ये आई आर ये है ये आंतरिक प्रतिरोध द्वारा खाए गए विभव का मान, और v इज इक्वल टू आई आर, अर्थात ये वाला जो v है टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे ये बताएगा आपको बाह्य प्रतिरोध द्वारा खाए गए विभव का मान, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है
तो वापस से इसको इधर भेजता हूं, E माइनस वी हो जाएगा और इधर आई आर आ जाएगा। मुझे स्मॉल आर का मान चाहिए तो स्मॉल आर को यहाँ पे रखो, E माइनस वी बाई आई हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी बोल रखा है V इक्वल टू क्या हो सकता है, आई आर, तो E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई आई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल आर को, ठीक है। E निकालने का तरीका कि V में आई आर जोड़ दो, V निकालने का तरीका E में आई आर माइनस कर दो, क्योंकि E हमेशा ज्यादा रहेगा, V हमेशा कम रहेगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। अब इन दोनों समीकरण का इस्तेमाल करके आप R निकाल सकते हो। V क्या, आई आर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध द्वारा खाया गया विभव, और V क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध द्वारा खाया गया विभव। तो V इक्वल टू हो जाता है आई आर ओम्स के नियम के अनुसार, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, धारा चाहिए, तो धारा के लिए वापस से आओ, धारा के लिए इसको इधर भेज दो, आई आर बराबर E माइनस आई आर, ठीक है ना। अब इसको इधर भेजो तो आई आर प्लस आई कैपिटल आर बराबर E, आई कॉमन ले लो, आर प्लस आर हो गया बराबर क्या हो जाएगा, E, आई बराबर कितना हो जाएगा, E बाई आर प्लस आर, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट, क्योंकि श्रेणी में है सब, तो नीचे ये विद्युत वाहक बल ऊपर, ये एक तरीके से ये हो गया ना, आई बराबर V बाई आर हो गया, एक तरीके से हो गया ना। ऊपर वोल्टेज, नीचे कुल प्रतिरोध, क्योंकि ये श्रेणी में लगे हैं। जब समांतर में लगे होते तो समांतर वाला आ जाता, जब श्रेणी में लगे होंगे तो श्रेणी वाला आ जाएगा, ठीक है। ये आपके धारा का मान हो गया, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है, ये याद रख लो, या तो इसमें से एक, इन दोनों में से एक याद रख लो आप। E का मान हमेशा ज्यादा रहेगा, V का मान कम रहेगा। E का मान ज्यादा रहेगा तो प्लस करोगे, V का मान कम रहेगा तो माइनस करोगे, ठीक है। अब ये V क्या है, बाह्य प्रतिरोध द्वारा खाया गया विभव, ये आंतरिक प्रतिरोध द्वारा IR, आंतरिक प्रतिरोध द्वारा खाया गया विभव। सारा काम हो गया, आप खेलते जाओ, ठीक है। खेल लेते हैं, अपने पास 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एक संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट है, कितना है, 2.2 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है। स्मॉल आर, ई दे रखा है 2.2 और स्मॉल आर दे रखा है 0.3 ओम। सेल का टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करो, V बराबर मुझे पता नहीं है, ज्ञात करना है, और धारा का मान दे रखा है I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। V इक्वल टू क्या होता है, V हमेशा कम होता है E से डिस्चार्जिंग के दौरान, किसके दौरान, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग नहीं बोला अभी। तो V बराबर E माइनस आई स्मॉल आर, E कितना है 2.2, I कितना है 1, और स्मॉल r कितना है 0.3, तो कितना हो जाएगा 1.9 वोल्ट, या अप्रोक्स बोलो तो आप 2 वोल्ट, ठीक है ना। तो 1.9 तो एग्जैक्ट आंसर है अपना, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन जो है, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल अर्थात E बराबर कितना है 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, स्मॉल आर 0.1 ओम है, और एक 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर 3.9 ओम से जोड़ी गई है। सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये सारा सीरीज में चल रहा है, ठीक है ना। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध उसका साथ में रहता है 0.1 ओम, उसको पूरे किस में जोड़ा गया है, ये से इंटरनल और बाह्य प्रतिरोध से इसे जोड़ दिया, ठीक है ना। आर, ये आर जो हमने पढ़ा था वही सीन चल रहा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, क्या कितना होगा, टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर, क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। तो E का मान मेरे को पता है, I का मान नहीं है भाई साहब, R का मान मेरे को पता है 0.1, तो I निकालना पड़ेगा सबसे पहले। I कैसे निकालूंगा मैं, I निकालना है मुझे, तो I कैसे निकालेंगे, I निकालने के लिए
आप क्या करेंगे, I बराबर क्या होता है, अपने फॉर्मूला निकाला था, E बाई आर प्लस स्मॉल आर। ई कितना है अपने पास, 2 अभी नोट्स में करवाया था मैंने जस्ट। आर कितना है 3.9 और स्मॉल आर कितना है 0.1, तो 2/4 हो जाएंगे, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखूंगा 2 इंटू आई का मान है क्या 1/2, 1/2 इंटू 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.05, 2 माइनस 0.05 बराबर 1.95 वोल्ट। तो ये था हमारा सेल अर्थात विद्युत वाहक बल, या फिर मैं बोलूं टर्मिनल वोल्टेज, आंतरिक प्रतिरोध, सारा कंसेप्ट हमारा यहाँ पे ऐसे आता है। आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, जब डिस्चार्जिंग कर रहे हो। अब जब चार्जिंग कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, V का मान बढ़ जाता है E से, तो चार्जिंग के दौरान हमेशा ये कंडीशन याद रखना, चार्जिंग की कंडीशन होती है आपकी E प्लस आई आर, ई प्लस आई आर से करोगे फिर, ठीक है ना, ये याद रख लेना। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपको जब भी सपोर्ट की जरूरत हो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। राधे राधे, बाय बाय।